नीतीश कुमार एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी हैं। तेजस्वी का चेहरा अब लेफ्ट की पॉलिटिक्स को स्वीकार्य है। नहीं, हम तो चेहरे की बात ही नहीं। 2020 छात्र नौजवानों के आंदोलन का है। चुनाव भी हम समझते हैं कि सबसे पहले उन्हीं का बनना चाहिए। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। किसान का मुद्दे पर जहां मंत्री इस्तीफा दे रही हैं उस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए कि अगर तय करो किसान के पक्ष में हो कि कॉर्पोरेट के आरा पक्ष की जो में हो। जनभावना है वो सिवान की जनभावना नहीं है। सिवान की जनभावना पर मैं खासतौर से फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ही के पार्टी के और उस सवाल पर आप लोग जाहिर तौर पर लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ते रहे। बीते लोकसभा चुनाव में भी आप लोग वहाँ गठजोड़ में नहीं गए, आरा में गठजोड़ में गए। ये सारे सवाल, चंदू की विरासत का सवाल गौण हो चुका है, पार्श्व में जा चुका है अब। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। जाहिर तौर पर बिहार के भीतर कोविड संक्रमण के बीच जिस तरीके से चुनाव का होना धीरे धीरे अब जो है अपनी तेजी की ओर बढ़ रहा है, अलग अलग गठबंधनों का स्वरूप भी धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं ठीक इसी समय में एक विधेयक खासतौर से कृषि के लिहाज से उस पर चर्चा हो रही है, कैबिनेट से इस्तीफे तक की बातचीत हो रही है, और उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये जो 3 ऑर्डिनेंस देखिए आया है वो बहुत ही खतरनाक ऑर्डिनेंस है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से पूरे देश के सारे किसान संगठन, मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा किसान संगठनों ने एक मोर्चा बनाया और लगातार आंदोलन चला, जिसमें 2 प्रमुख मांगें थी। एक मांग थी कि किसानों का कर्ज माफ़ करो, और दूसरी जो मांग थी, जो स्वामीनाथन आयोग की भी सिफारिश थी, कि किसान को खेती में जो लागत है उससे कम से कम 1.5 गुना फसल की कीमत तय होनी चाहिए, MSP। और जो MSP आप तय करें उस MSP पर आप खरीदें भी। ऐसा ना कि MSP तय करके छोड़ दिए। MSP तय करो ठीक से और उस MSP पर खरीद की गारंटी करो। अभी जो ऑर्डिनेंस आया वो दरअसल इस खरीद की पूरी प्रणाली बंद हो जाएगी। वो सारे मंडी का निजीकरण हो जाएगा, कॉरपोरेट का हो जाएगा, तो किसान दरअसल परेशान हो जाएंगे। कंपनी वाले अपने हिसाब से खरीदेंगे, MSP का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो MSP और किसान के फसल की खरीद बिक्री, ये जो बहुत बड़े सवाल है, और उसी सवाल को एक तरीके से उस पर सरकार सबोटाज करके कंपनियों के पक्ष में, कॉरपोरेट खेती के पक्ष में ये ऑर्डिनेंस है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त विरोध शुरू हुआ पंजाब में, हरियाणा में। मंत्री ने जो आपके बादल जी के परिवार से वो आती हैं, हरसिमरत कौर, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, हम समझते हैं कि किसानों का दबाव है। उनका ट्वीट हमने देखा कि प्राउड टू बी डॉटर एंड सिस्टर ऑफ फार्मर्स। तो ये तो फार्मर्स के डॉटर और सिस्टर तो पहले भी थी, लेकिन पहले तो इसी सरकार में बनी हुई थी। लेकिन आज उनको पता चल रहा है कि एक तय करने का समय आ गया है। अगर आप किसान के पक्ष में हैं तब इस सरकार में आप नहीं रह नहीं सकते। जैसे आप ट्विटर का जिक्र कर रहे हैं, ट्विटर पर जाहिर तौर पर बीते रोज प्रधानमंत्री का जिस तरीके से जन्मदिन था उसको देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया गया, उसको लेकर के चारों तरफ। मगर ये चुनावी मसला नहीं बन पा रहा है। हम आपसे भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सीट शेयरिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं बजाय इसके के मुद्दों के। नहीं, वो तो आप लोगों ने सवाल किया इसीलिए हमको जवाब देना पड़ा, लेकिन हमारी तरफ से वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमारी तरफ से महत्वपूर्ण बात, हमने एजेंडे पर ही बात की। बल्कि हमने तो ये कहा कि इस बार का जो चुनाव है इसको एक जन आंदोलन बना देने की ज़रूरत है। देखिए, आज कोई नई बात है जब छात्र नौजवान 2014 के चुनाव में और 19 के चुनाव में भी मोदी जी समझते थे कि ये नौजवान मेरा है। ये नौजवान जो है ये बार बार यंग इंडिया और स्टार्टअप की बात करते थे, और वो कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड देश को मिलना चाहिए, भारत सबसे नौजवान देश है। और आज आप देखेंगे कि नौजवान जिस कदर परेशान है, वो नौजवान ये जो जन्मदिन के पार्टी को लोग पूरा मशाल जुलूस लेके बाहर आए हैं, मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। हमने देखा कि कल नड्डा जी ने एक चालू किया, क्या लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, मोदी जी पर कोई किताब, और जैसे ही कोई मोदी जी का, भाजपा का कोई वीडियो आता है, अब हजारों, दसियों, बीसियों हजार की तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान उसको डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नौजवानों का मूड है, तो ये मूड तो चुनाव में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बिहार में मेरे ख्याल से 74 के बाद पहली बार इस तरह का बिहार या पूरा देश देख रहा है। तो 2020 छात्र नौजवानों के आंदोलन का है। चुनाव भी हम समझते हैं कि सबसे पहले उन्हीं का बनना चाहिए। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। किसान का मुद्दे पर जहां मंत्री इस्तीफा दे रही हैं उस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए
कि अगर तय करो किसान के पक्ष में हो कि कॉरपोरेट के पक्ष में हो, तय करो छात्र नौजवानों के रोजगार के पक्ष में, शिक्षा के पक्ष में हो, या इस देश के शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और सारे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी आने वाली है, जो शिक्षा को व्यापार बना करके और कंपनियां आ रही है जहां छटनी हो रही है लगातार, इसके पक्ष में हो। तो आज देश ऐसे एक निर्णायक मुकाम पे पहुंच गया है जहां वो गोल गोल बातों के लिए जगह नहीं है। तो अगर आप संविधान के पक्ष में हैं, अगर आप छात्र नौजवानों के भविष्य के पक्ष में हैं, अगर आप गरीबों के हक के पक्ष में हैं, सम्मान के हक के पक्ष में हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा उसके खिलाफ। और हम समझते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव हो। तालमेल की बात सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे थे ताकि जनता के जो मुद्दे हैं, जो जन भावना है, जनता चाहती है कि सरकार से हमको छुटकारा मिले, तो वो थोड़ा आसान हो। अगर पार्टियां अगर मिल जाए, विपक्ष की पार्टियां, तो जनता को भी लगता है कि चलो एक हमारे पास एक बन भी गया है, और तब थोड़ा ये प्रक्रिया और ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसे आप जन भावनाओं का बार बार जिक्र करते हैं, आरा की जो जन भावना है वो सिवान की जन भावना नहीं है। सिवान की जन भावना पर मैं खासतौर से फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ही के पार्टी के और उस सवाल पर आप लोग जाहिर तौर पर लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ते रहे। बीते लोकसभा चुनाव में भी आप लोग वहाँ गठजोड़ में नहीं गए, आरा में गठजोड़ में गए। ये सारे सवाल, चंदू की विरासत का सवाल गौण हो चुका है, पार्श्व में जा चुका है अब। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, अब सवाल है कि ये चंदू की विरासत कोई अलग विरासत थोड़ी है। हमारे सारे शहीदों की जो विरासत है, राम नरेश जी की विरासत है, मास्टर जगदीश की विरासत है, रामेश्वर यादव की विरासत है, चंदू की विरासत है, ब्रजेश मोहन ठाकुर जो हमारे पूर्णिया के अंदर शहीद हुए थे बेगूसराय से जा कर के, और चंदू से भी पहले 80 के दशक में छात्र नेता, तो सबकी विरासत हम समझते हैं एक ही विरासत है। चंदू की विरासत का मतलब है चंदू जो चाहते थे कि देश में लोकतंत्र पर हमला नहीं होना चाहिए। आज अगर चंदू होते तो क्या करते? आज अगर चंदू होते तो आप देख रहे हैं उमर खालिद जेल में जा रहे हैं। आज चंदू भी शायद जेल में ही होते सीएए के खिलाफ बोलने के जुर्म में। तो हम समझते हैं कि चंदू की विरासत का मतलब चंदू के अरमान, और उनके अरमानों के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं, और इसके लिए तो कहीं कोई समझौता उस सवाल पर नहीं होगा। सीटों का तालमेल वो एक अलग चीज़ है। वो तो एक तरीके से जो आज इस समय हमारे सामने प्रमुख, जैसे कल तक तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, कल तक बिहार में ये सवाल नहीं था। ठीक है, बहुत जगह जगह कहीं कोई माफिया गिरोह है, कहीं कोई निजी सेना है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन ये सवाल नहीं था कि बिहार को भी गुजरात की तरह एक सांप्रदायिकता के लिए, दलित उत्पीड़न के लिए एक लेबोरेटरी बना दिया जाएगा। बिहार में जो भी सामाजिक न्याय था, जो भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात थी, साझी विरासत है, उसको एक तरह से ख़त्म करने पर सरकार और सत्ता आमादा हो जाएगी, ये स्थिति नहीं थी। आंदोलनों के सवाल पर लेफ्ट को हम देखते हैं, जो आमतौर पे जो यहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीपीआई, सीपीएम या आपकी एमएल है, तो वो लोग आंदोलनों के सवाल पर तो एक साथ होते हैं। जब चुनावी राजनीति की बातचीत आती है तो आप ही लोगों के भीतर वो साझापन नहीं दिखाई पड़ता। नहीं है, जैसे मैंने 2015 के चुनाव में लेफ्ट एक साथ था। अभी जैसे 19 के लोकसभा चुनाव का आप देख लें, ये बात अलग है कि राष्ट्रीय जनता दल ने पता नहीं क्या समझ थी, कन्हैया के लिए भी इन्होंने सीट नहीं छोड़ी बेगूसराय में, लेकिन हमने तो पूरा खुल करके कन्हैया के लिए काम किया, हमारे साथियों ने काम किया, समर्थन दिया। तो इसलिए हमारी जो एकता है लेफ्ट के बीच में आपस में, वो एकता मैं समझता हूँ कि वो एक तरीके से बहुत पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बहुत बुनियादी एकता है। बाकी तालमेल संभव होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि लेफ्ट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आंदोलनों में दिखती है, वो चुनाव में भी दिखनी चाहिए। बिहार के लिहाज से आप लंबा समय अपने बिहार को भी दिया है। यहाँ के डेमोग्राफी के हिसाब से, बिहार के हिसाब से क्या चुनावी मुद्दे क्या होंगे? नहीं, बिहार के हिसाब से हम देखते हैं कि इस समय देख लीजिए आप, जो हमने कहा, जो छात्र नौजवानों का मुद्दा, शिक्षा और रोज़गार बहुत बड़ा बिहार के लिए भी मुद्दा है। आप देखें कि इस समय बेदखली पूरे देश में, अब एक ही डिमोलिशन को लेकर चर्चा हो रही मीडिया में कि कंगना रनौत के बॉम्बे के घर में बीएमसी ने क्या तोड़ दिया, बुलडोज़र। अब बिहार में थोड़ा बुलडोज़र कहाँ कहाँ चला है ज़रा पता कर लीजिए। गांव-गांव में नीतीश जी ने नारा दिया हरियाली का, लेकिन हरियाली के नाम पर गरीबों के घर को ढहाने का काम बुलडोज़र चला करके इस बिहार के अंदर किया गया। तो गरीबों के आवास, गरीबों की जो ज़मीन से बेदखली हुई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने अभी देखा होगा कि इस समय आए दिन शिक्षक लड़ रहे हैं, यंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब देख रही है कि जितने महिलाएं हैं मिड डे मील में, आशा में, आंगनबाड़ी में, जीविका, स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस, ये सभी महिलाएं इस समय सड़क पर हैं। क्यों? वो सड़क पर इसलिए है कि भाई सरकार ने उनको ठग लिया है पूरी तरह से, काम भी ठीक से नहीं दिया, काम का सम्मान भी नहीं दिया, ठीक से कोई वेतन नहीं दिया। जो बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरीके का रैकेट हुआ, वो शेल्टर होम में जो कांड हुआ,
ये तो पूरे बिहार को शर्मसार करने वाला वो सवाल छात्राओं के लिए। तो ये मुद्दे हमें लगता है कि शिक्षा का, रोज़गार का, जो खेती के ऑर्डिनेंस की अपनी चर्चा की, खेती के ऑर्डिनेंस के साथ साथ बिहार में तो खेती का भी संकट है। पंजाब में तो चलो खेती है और उसके उपज के खरीद बिक्री का सवाल हो रहा है। बिहार में तो अब कभी बाढ़ आ जाए तो उसमें खेती प्रभावित हो जाती है, सूखा पड़ जाए उससे खेती प्रभावित होती है। जो हमारा सोन नहर की पूरी प्रणाली थी इतनी बड़ी, वो इस समय चरमरा रही है। तो बिहार में तो सिंचाई बहुत बड़ा सवाल है। तो बिहार के ये तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेके साल भर आंदोलन चलते रहते हैं। और अभी तो इस समय कोरोना काल में हमें तो लगता है कि ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल में ये पहला चुनाव है और मोदी सरकार ने बिहार और पूरे देश के साथ ज़बरदस्त विश्वासघात किया। कैसे नौटंकी इन्होंने की, अचानक 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन, और ऐसे कहा कि महाभारत 18 दिन में जीता गया था, हम 21 दिन में इसको जीत लेंगे। और आज जब आप 50 लाख से ऊपर कहाँ हम पहुँच गए हैं, करीब करीब अमेरिका के करीब पहुँच रहे हैं। मरने वालों की संख्या करीब 1 लाख लोग, 1 लाख से ऊपर। आपके बिहार से लेकर के पूरे देश में, अभी तो पूरे देश में डेली करीब 1 लाख केसेस बढ़ रहे हैं। बिहार में तो चुनाव को देख करके इन्होंने टेस्ट कम घटा दिया, आंकड़े नहीं आ रहा। हमको पता चला एक परिवार में 4 लोग कोविड से बीमार थे, फ्री हुए मैंने उसमें, और 1 शायद गुजर गए। तो वहाँ आंकड़ा दिखा रहा है 4 लोगों का कोविड हुआ, आंकड़े में दर्ज हो रहा है 1। तो बिहार के आंकड़े को हमें पता है किस तरह से अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना काल में जो चुनाव है और मोदी सरकार की जो चौतरफा इस दौर में विफलता है, डिमोनेटाइजेशन, उसी तरह जीएसटी और उसी तरह लॉकडाउन जिसने हमने पूरे इकोनॉमी को बर्बाद किया। तो कोरोना काल का जो पहला चुनाव है, तो बिहार से वो संदेश जाना चाहिए, न सिर्फ नीतीश कुमार जी के 15 साल के अभी जिस तरह से सुशासन से शुरू होकर के कुशासन में तब्दील हुआ शासन, या विकास से शुरू होकर के बकवास में तब्दील हुआ जो नीतीश कुमार का शासन, इसके खिलाफ तो जाना ही चाहिए। लेकिन कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौर में मोदी जी की जो गद्दारी है, पूरे देश में जो विफलता है, उसके खिलाफ बिहार का जनादेश पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने, हम ये चाहते हैं। और इसी के लिए हम देश भर में अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंत करते करते आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बात नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी को बाहर को भी उसी तरीके से देखा जाता है और इस प्रदेश में भी खास तौर से चेहरों बनाम चेहरों की जो राजनीति है, नीतीश कुमार एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी हैं। तेजस्वी का चेहरा अब लेफ्ट की पॉलिटिक्स को स्वीकार्य है? नहीं, हम तो चेहरे की बात ही नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग कभी भी चेहरे की बात नहीं किए, क्योंकि हमें पता है चेहरा जो है ना, जैसे आपको किसी भी मॉल में जाइए, कोई सामान खरीदिए, सामान उसमें होता है कि इतने दिन के लिए है। तो हर चेहरे के भी हमें पता है कि अगर चेहरे पर ही किसी को वोट लेना है तो उसका भी कोई डेट है एक्सपायरी। तो चेहरे आते हैं और एक समय के बाद वो पेरिशेबल है। सवाल है पॉलिटिक्स क्या है, नीति क्या है, कोई सरकार है तो उसने क्या किया है, कार्यक्रम क्या है, नीति क्या है। अब इसीलिए हम चेहरे पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि चेहरे तो जनता जब उब जाती है, पता नहीं किस किस को प्रधानमंत्री बना देती है, किस किस को मुख्यमंत्री बना देती है। सवाल तो परिस्थिति का है। इसलिए सारे नेता चेहरे पर ही आए, मैंने एक तरह से परिस्थिति के चलते आए हैं। और ये भी इतिहास हमें बताता है कि कोई अगर इंदिरा गांधी की इतने मजबूत प्रधानमंत्री थी, कभी ऐसा भी दौर आता है कि जनता उठा के फेंक देती है। तो सारे बड़े नेता, बड़े चेहरे, एक समय के बाद जनता निर्णायक है। जनता अगर तय करती है, उब जाती है, जनता बदल देती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।